Hello, dear students. Now we shall study chapter number 4, class 10th, and subject economics. Okay. This chapter, globalization and economy, I must say this is the one of the most important chapters, not only for the class 10th CBSE board exam, but also equally for UPSC conducted civil service exams. ओके, तो बिगेस्ट जो पोस्टेज है ना, हाई शॉर्ट पर IAS IPS जो भी है, स्टेट जो स्टेट की जो PCS सर्विसेज है ना, PCS जो सर्विसेज है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी ऐसा पार्ट है जहाँ से यहाँ सिविल सर्विसेज के लिए या तो ऐसे आता है यहाँ से, है ना, निबंध आएगा या फिर क्वेश्चंस आएंगे इसमें GS पोर्शन में। आपके जो GS के जो पेपर होते हैं, तो ये एक द फाउंडेशन कोर्स है यार, सब्जेक्ट जो NCERT बुक्स तो वैसे ही आई मस्ट से द कोर ऑफ द फाउंडेशन कोर्स फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। सो फॉर दिस to for the very effective, very practical learning, understanding, comprehension of this chapter, I have divided my toolkit system. और टूल किट सिस्टम क्या होता है, मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स होती है ना, जो टर्म्स होती हैं, उनसे मैं अपना मैं टूल किट बनाता हूँ। और टूल किट के बेस पे क्या होता है, बहुत बेसिक उसमें कॉन्सेप्ट टर्म्स होते हैं, इन्हीं के बेस पे ये एक तरह के स्केलेटन का काम करते हैं पूरे चैप्टर के लिए। उस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स होते हैं उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी आप देखना, मैजिक दिखाता हूँ आपको। अब हम पहले देखते हैं, देखो ये जो टॉपिक्स चैप्टर में क्या क्या आ रहे हैं, इसमें कई बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, है ना, जो आपको हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे हम कॉन्सेप्ट्स और ये टर्म्स करना शुरू करेंगे तो वो आपको एकदम लगेगा यार, यस यस इट्स देयर इन द टूल किट। ओके, सी द फेनोमेनन किसका, फेनोमेनन ऑफ मार्केटाइजेशन एंड कोमोडिफिकेशन। देखिए, एक और मैं चीज कहूंगा, मेरे टूल किट का एक बेसिक फॉर्मूला है, ये वर्ड है इतना मार्केटाइजेशन, इसका रूट वर्ड देखिए कौन सा है, इसका जो रूट वर्ड है ना वो है मार्केट। ठीक है, मार्केट से मार्केटाइजेशन, आई लगा के टाई लगा दिया इसका जेसन। ठीक है। अब ये देखो कॉमोडिफिकेशन, कॉमोडी का रूट वर्ड कौन सा है, कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है पता ही है, गुड्स या कोई थिंग सामान, कॉमोडिटी। तो कॉमोडिटी कॉमोडिफिकेशन, तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को काफी इजी आप कर सकते हैं इनको। इन द ग्रोस राउंड ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का कैपिटल, इसका रूट वर्ड कैपिटल है। द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का रूट वर्ड क्या है, ग्लोब। ग्लोब का मन क्या होता है, ग्लोब पता है आपको, जो अपना अर्थ का जो ग्लोब है, ठीक है, तो पूरा ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन। फिर आता मर्जर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी मर्जर, किस चीज का मर्जर, ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म, कॉमोडिफिकेशन, मार्केटाइजेशन। ये क्या है, टूल्स हैं, ये वो टूल्स हैं जिनसे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन पहली शर्त यह है आपको उनको समझना पड़ेगा है क्या। और समझने का पहला स्टेप है, यू हैव टू ब्रेक इट आउट इनटू इट्स रूट वर्ड्स, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू असर्टेन मींस फाइंड आउट कि इसका रूट वर्ड क्या है। ओके, सी नाउ स्टेप्स टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी आफ्टर 1990s। 1990s क्यों आया, क्योंकि 1990s में ही हमारी जो इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे, जो इकोनॉमिस्ट के बहुत बड़े एक्सपर्ट कहूँगा, डॉक्टर कहूँगा उनको, तो वो अपनी इंडिया में क्या लेके आए थे, LPG का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG कॉन्सेप्ट। वहाँ से हमारी इकोनॉमी पहले क्या, कंजर्वेटिव इकोनॉमी थी, एकदम बंधी हुई थी, हम बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते नहीं थे, और देशों से काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे, होता था, रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे थे, टैरिफ बहुत ज़्यादा था, तो वो सब चीज़ें लिबरल हुई, और लिबरल करके पूरा हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल, पूरा उसका ग्लोबलाइजेशन कर दिया, मतलब ग्लोब से जोड़ दिया, मतलब अर्थ के जो और जो कंट्रीज हैं उनसे हमारी इकोनॉमी जुड़ गई। ओके, तो 1990s से जो स्टेप्स जो लिए गए थे चेंजेस लाने के लिए अपनी इकोनॉमी में, 1990s के बाद की उनकी हम बात करेंगे। फिर है MNC,
एमएनसीज क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। एंड प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फिर इसमें इंटरलिंकिंग टूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, some multinational companies MNCs like Ford Motors styles of imposing slavery on Indian companies like Mahindra कंपनी है पूरी, है ना, उस कारों की है, ये भी कारों की कंपनी है। टेम्पर ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन कंज्यूमर्स का जो टेम्पर, उसकी बात होगी। फासिनेशन, रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये सारी जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, जो टर्म्स आ रहे हैं, टेम्पर ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स, इसको आप ग्लोबलाइजेशन जोड़ के देखेंगे। फासिनेशन, रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, देखो कितना बढ़िया टर्म है ग्लोबलाइजेशन को लेके। आप इसको लिख दो ना, ग्लोबलाइजेशन अंडर ग्लोबलाइजेशन देयर इज रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, कितना बड़े इफेक्ट पड़ेगा यार कंज्यूमर के ऊपर या ऑडियंस के ऊपर। देखो, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या, क्रिप्टिक इंटेंशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कंडीशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, देन अनसर्टेनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड एंटरप्रेन्योर्स, इसमें देंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, रिव्यू करेंगे, पुनः समीक्षा करेंगे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। फिर हम बात करेंगे कि एक स्ट्रगल या संघर्ष की या चुनौतियों की, किसके लिए, फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, बस ग्लोबलाइजेशन फेयर होना चाहिए। जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस या यूके टाइप, ये क्या करते हैं, तो दादागिरी दिखाते हैं, है ना, ये चाहते हैं कि अपन इनका सामान तो बिक जाए और कंट्रीज में, और कंट्रीज इनके सामान पे ज़्यादा टैरिफ ना लगाए, और इसको कोई बेचे तो टैरिफ लगाएंगे, या कई जो टेक्निकल उसमें निकालते हैं मिस्टेक्स, तो वो चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्ट्रगल करना होगा फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, उसके लिए बात होगी। अब हम आते हैं, देखो कॉन्सेप्ट, अभी हमने सारे टॉपिक्स देख लिए, क्या क्या टॉपिक्स है इसमें। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन आ गया आपका, लिबरलाइजेशन आ गया, और प्राइवेटाइजेशन आ गया, 3 वर्ड्स आ गया। अब इनको थोड़ा इन डिटेल समझेंगे, ताकि इन टॉपिक्स को है ना, आप बिना चैप्टर को पढ़े भी आप इसी बेस पे आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 1 2 3 इन पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो LPG। LPG गैस की बात नहीं है यहाँ पर। लिबरलाइजेशन, ये 2 नंबर का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन 3rd नंबर का प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1st नंबर का ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, LPG। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं पहले। ये क्या है, देखो, फेनोमेनन ऑफ रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखो 3 चीज़ है। ग्लोबलाइजेशन में आपका लिबरलाइजेशन भी आ गया, क्योंकि जब तक लिबरलाइजेशन नहीं होगा ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ आ गई, फिनोमिनन ऑफ रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, सेकंड आपका आ गया इसमें लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, और थर्ड आ गया प्रेशर किसका, WTO का, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं। WTO के बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको मानने पड़ेंगे, यदि आप इसके मेंबर कंट्री हो, तभी आपको ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। अब देखो क्या है लिबरलाइजेशन, हमने पहले पढ़ा है, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना, एंड अलो करना फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्री से जो भी आप अंदर इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, उन पे वो कंट्रीज ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाएंगे, हटा देंगे उनको। जैसे कई बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देती हैं, मतलब टैक्सेस लगा देती हैं, उससे चीज़ों को महंगा कर देती हैं, ताकि उसको इंपोर्ट करने के बाद देश के लोग उसको खरीदे नहीं, क्योंकि चीज़ महंगी हो गई टैक्स ज़्यादा लगाने से। तो ये लिबरलाइजेशन में आता है, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड अलो। तो इसमें क्या होता है, रिमूवल होता है
ट्रेड बैरियर्स का, और परमिशन होती है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब आ गया आपका प्राइवेटाइजेशन। ये क्या फेज वाइज हैंडलिंग होती है, फेज वाइज हैंडलिंग ओवर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू द प्राइवेट सेक्टर और कंपनीज रन बाय इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 17 पब्लिक सेक्टर कंपनीज ओनली 3 आर एग्जिस्टिंग नाउ। तो इसमें क्या है, फेज वाइज मतलब फेजेज में, एक साथ में फेजेज में जो पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है इनको हैंड ओवर कर दिया जाता है। हैंड ओवर किसको कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर बोले तो कंपनीज रन बाय इंडिविजुअल्स। ओके, अब इसके परिणाम से क्या हुआ कि जो 17 जो कंपनीज थी गवर्नमेंट, अब उनमें सिर्फ तीन कंपनीज रह गई। बोले तो 14 कंपनियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। अब आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किसका प्रोडक्ट है, मतलब ये कहाँ से निकल के आया, यूरुगे राउंड ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दैट। ओके, ये तो यूरुगे राउंड हुआ था, मतलब यूरुगे देश है, वहाँ पे हर बहुत सारी कंट्रीज का मिनिस्ट्रीज का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ बात हुई थी मतलब एक WTO बनाया जाए ताकि जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड है उसको फेयरली कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो यूरुगे राउंड ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का एक प्रोडक्ट है। और ये जो था ना, ये कॉन्फ्रेंस कितने साल चला रहा है, 8 ईयर्स कंटिन्यूसली। ओ तेरी, 8 साल तक ये कॉन्फ्रेंस चली यार। तब जाके डिसाइड हुआ क्या, पैटर्न ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो इसने क्या एनकरेज किया, WTO ने एनकरेज क्या किया फिर, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन द वर्ल्ड। फिर आता ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, माइग्रेशन की बात है, माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड पीपल। स्किल्ड पीपल कौन है, ब्रेन मान लीजिए। माइग्रेशन में चले गए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये चले गए स्किल्ड पीपल। मतलब स्किल्ड पीपल इनके पास मतलब है ना, तो इनके लिए ब्रेन का यूज़ किया गया। मतलब बढ़िया ब्रेन जो जा रहा है, स्किल्ड है, जो सक्षम है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो आपका कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड पीपल टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उनको देखो, स्किल्ड हैं आप, आपका ब्रेन है, तो आप डिजर्व करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। आपको अपनी कंट्री में नहीं मिल रही है वो चीज़, तो आप दूसरे कंट्री में मूव करोगे, क्योंकि वहाँ आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अब नेक्स्ट आता है इंपोर्ट कोटाज। कोटाज, कोटा का मतलब आप समझते हैं, ठीक है। तो ये तो रेस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ कमोडिटीज टू बी इम्पोर्टेड। इसमें क्या है कि एक कोई कंट्री है, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, भाई जो इंपोर्ट करोगे ना आप, कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करोगे तो उसका एक लिमिट कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप चीनी मंगवा रहे हो, तो बोलेंगे आप, एक उदाहरण के लिए बताओ, आप 100 टन चीनी से ज़्यादा आप नहीं इंपोर्ट कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट कोटा। ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ कमोडिटीज टू बी इंपोर्टेड इज रेफर्ड टू एज इंपोर्ट कोटाज। लाइकवाइज एक्सपोर्ट कोटा हो जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, फिक्स्ड क्वांटम, क्वांटम बोले तो क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, आप कंफ्यूज मत हो, क्वांटिटी, क्वांटम ऑफ आइटम्स टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। तो ये कह रहा है फिक्स्ड अमाउंट, आप 100 टन चीनी ही बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके पीछे लॉजिक ये होता है दोस्तों, ये चाहते हैं कि यार सारा ही चीनी, यदि हम रेस्ट्रिक्शन कोटा नहीं फिक्स करेंगे, एक्सपोर्ट कोटा फिक्स नहीं करेंगे, इंपोर्ट कोटा फिक्स नहीं करेंगे, तो एक्सपोर्ट कोटा नहीं फिक्स करेंगे तो क्या होगा कि ये सारी चीनी बाहर भेज देंगे, फिर इंडिया वाले क्या, इंडिया के जो लोग हैं वो क्या खाएंगे, है ना, ये होता है। इंपोर्ट कोटा क्यों फिक्स करते हैं कि यार बहुत सारा सामान यदि हम अलो कर देंगे, 100 टन की जगह 1000 टन आने लगेगा, और हमारे देश जो, और ये इंपोर्ट कौन सी चीज़ होती है भैया, जो सस्ती होती है ना उसी को तो इंपोर्ट करेगा इंसान।
तो लोगों के सस्ती चीनी ये मिलेगी जो इंपोर्ट हुई है, तो सारा पैसा कहाँ चला गया, विदेशों में चला गया, तो इसलिए रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। फिर आता है 8वें नंबर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसको SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, दो इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच हैव वर्ल्ड क्लास, सॉरी नीचे आएंगे भाई, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दोस्तों वो होते हैं जो वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज होती हैं, जो अभी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सब इनके पास होती हैं वर्ल्ड क्लास की। वर्ल्ड क्लास बोले तो क्या, कि जो और कंट्रीज जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं इन फैसिलिटीज का, ये उन्हीं के बराबर होती है फैसिलिटीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया में बहुत सारी इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो इनमें फैसिलिटीज जो अमेरिका के जो एसीज है ना, उनके बराबर ही मिलेगी आपके यहाँ फैसिलिटीज। ठीक है, ये तो जो कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डू नॉट हैव टू पे टैक्सेज फॉर ए पीरियड ऑफ फिक्स्ड ईयर्स। उसके लिए ये होता है, जो भी कंपनी आके इकोनॉमिक स्पेशली इकोनॉमिक जोन में अपना प्रोडक्शन करेगी, तो उसको जो टैक्स नहीं देना होगा, एक उसके लिए पीरियड फिक्स कर देती है, 5 साल का कर देंगे भाई, 5 साल तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ आके प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है, अब आता है 9th, सस्टेनेबल का मतलब समझ गया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वही चीज़ है, एक प्रोसेस है जिसमें परपिचुअल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, किसको, टू द इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट। भाई आप अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरह से कीजिए ताकि जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, विदाउट डिस्टर्बेंस टू इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। ओके, परपिचुअल वर्ड आर, परपिचुअल मतलब रेगुलर, कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट रेगुलर इसका है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक मनी होती है जो स्पेंड की जाती है, खर्च की जाती है, किसके लिए, टू बाई असेट्स, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए खर्च की जाती है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, और अदर इक्विपमेंट हो गए, उसको क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। दैट इज मनी स्पेंड टू बाई असेट्स, ओके, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, अदर इक्विपमेंट्स एटसेट्रा इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिंपल है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, जो भी मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बार हुआ है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, वही आ गया लिबरलाइजेशन में, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। जो जहाँ लिबरलाइजेशन की बात आएगी ना, आपको कहना है कि रिमूवल किसका, रेस्ट्रिक्शंस का या बैरियर्स का। और आपको फिर याद आ जाए तो वो भी लिख देना, एंड अलो, अलो करना क्या, फ्री फ्लो, फ्री फ्लो किसका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये आ गया आपका फिस्कल डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार इकोनॉमिक्स का, इसमें बहुत मतलब इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसको आराम समझो आप, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट का तो देखो समझिए, डेफिसिट का मतलब आ गया निगेटिव में है भाई, आपका मामला निगेटिव में है, तो क्या है आप समझते, टोटल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब आप समझिए कि घाटा मान लीजिए, अब घाटा, डेफिसिट मानी घाटा, घा तेरा ही घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है, वो गाना सुना हो, तो घाटा है ये। क्या है टोटल घाटा, क्या है, इन रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट जो आपने रिसीव किया है, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो आपने अपने हाथ से दिया है, मतलब खर्च किया है। तो जो रिसीव आपने किया है, जो आपने दिया है, जो आपने लिया है, जो आपने दिया है, उनमें टोटल घाटा क्या है, देखो अब समझ गए होंगे। आपके पास ज्यादा आपने रिसीव किया होगा तो आपको घाटा नहीं होगा,
लेकिन जितना लिया उससे ज़्यादा आपने दे दिया तो आपको घाटा होगा, सिंपल है। तो टोटल डेफिसिट इन रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स मैनेज्ड in order to arrive at zero liability on the government। और ये किसके थ्रू होता है? ये थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। तो ये आपको मैनेज करना पड़ता है। ये हर जो भी अपने ट्रेडिंग में या इसमें इन्वॉल्व है तो उसको अपना फिजिकल डेफिसिट को दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है। और ये जो फिनेंस मिनिस्ट्री है इंडिया की, यही इसको रेगुलेट करती है, इंटरवेन करते हुए दिखाओ अपना, ताकि जो गवर्नमेंट है उसकी जो लाइबिलिटी है, जो देनदारी है, गवर्नमेंट की देनदारी है, वो जीरो हो सके। ओके, लेसेस फेयर ये तो आपने सुना, फिर मैंने बता दिया, एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। ये देखो एडम स्मिथ जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि नो इंटरफेरेंस, इसका जो मीनिंग होता है नो इंटरफेरेंस, FERENC, कोई रोक टोक नहीं, नो रोक टोक, ओके। और इसमें फिर किसका रोक टोक? गवर्नमेंट का। इसमें भाई कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए मार्केट फोर्सेज में। तो ये कह रहा है लीव द मार्केट टू डिसाइड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट पे छोड़ दो यार, मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई होता है कि उससे ही मार्केट, उसकी जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी से फिक्स होने दो। तो ये फ्रेंच टर्म coined by Adam Smith, the father of economics। तो it is a system to liberalization of economy। तो लिबरलाइजेशन में यही है, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। पहले गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी, भाई आप रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, नो इंटरफेरेंस, इंटरफेयर मत करो गवर्नमेंट, नो इंटरफेयर, वो लेसेस फेयर। देखो क्या राइमिंग बनी है, हे गवर्नमेंट प्लीज नो इंटरफेरेंस, इट इज कॉल्ड लेसेस फेयर। या सही नहीं जुड़ा। अब हम आते हैं, ये क्या होता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या है कि इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल करवाती है, किसको? मेंबर कंट्रीज को, जो भी इसके मेंबर बने हुए हैं, ताकि वो जो कंट्रीज हैं ओवरकम कर सकें, मतलब उससे उभर सकें। किससे? स्कार्सिटी से। स्कार्सिटी बोले तो कमी से। किसकी कमी से? फॉरेन एक्सचेंज की कमी से। फॉरेन एक्सचेंज कमी, मान लो ए कंट्री है, इसके पास US डॉलर कम है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है US डॉलर में करना है और कंट्रीज के साथ में। तो ये क्या करेगा? ये अप्रोच करेगा IMF को, भाई मेरे पास फॉरेन करेंसी नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, प्लीज़ एक्सचेंज की व्यवस्था करवाई जाए, अवेल करवाया जाए। तो IMF इसको अवेल करवाएगा। सिंपल है यार, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझो। वर्ल्ड बैंक ही क्या है, ये भी इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सटेंड करता है क्या? फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता बोले तो किसी को पैसा चाहिए, लोन दे दिया, लोन को क्रेडिट भी बोलते हैं, जब मैंने पढ़ा था ना शुरू में। किसी को मान लीजिए एक कंट्री को और कंट्री से जो है क्या करना है, ट्रेड करना है, उसके पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? एक हाँ अप्रोच करेगा, वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, भाई इतना पैसा दे दे, वर्ल्ड बैंक इसको पैसा दे देगा, फिर अपना इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट पर्पज। अब ये देखिए, ये दे रहा डेवलपमेंट पर्पज के लिए भी, ठीक है। तो मान लीजिए एक कंट्री को डेवलपमेंट करना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, रोडें बनानी है, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, यहाँ इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया पोर्ट्स बनाने हैं। तो ऐसे फैसिलिटीज़ मान ली कंट्री, एक कंट्री को करना है, इंडिया को करना है, तो ये क्या करेगा? तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक पैसा देगा और ये अपना डेवलपमेंट के पर्पज़ पूरे कर लेगा। फिर आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। ये क्या है यार? ये चेंज है किसमें? सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो ये क्या चेंज है? किसमें? सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स में। किसके लिए? फॉर बोले तो किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए, या पीपल ऑफ द स्टेट, उस कंट्री के जो पीपल हैं उनके बेटरमेंट के लिए,
या इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए। क्या है? एक चेंज है, अ चेंज।